सो वेलकम एवरीवन। आज हम हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मॉड्यूल के सब मॉड्यूल हाइड्रोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 में। और आज अपन करेंगे डिटेल डिस्कशन इनफिल्ट्रेशन के बारे में। तो इनफिल्ट्रेशन में अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन और उसका फिनोमिना क्या होता है, किस तरीके से वो उसका एनालिसिस होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी डिवाइसेस दैट इज नोन एज द इनफिल्ट्रोमीटर्स। तो डिफरेंट टाइप्स के इनफिल्ट्रोमीटर्स के बारे में देखेंगे, क्या उनकी अप्रोचेस होती है, क्या एडवांटेजेस होती है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इनफिल्ट्रेशन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, देन अपन कुछ इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब की अपन मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इनकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और इनको डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि जब भी रेनफॉल होती है तो पार्ट ऑफ द वाटर विल मूव इनटू द सॉइल विच इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। तो बेसिकली जो इनफिल्ट्रेशन है वो एक फिनोमेना है। ठीक है, तो जब भी प्रेसिपिटेशन हो रही है यहाँ पर तो कुछ वाटर जो है वो सॉइल के अंदर जा रहा है, ग्राउंड के अंदर जा रहा है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, एंड द रेट एट विच इट इज मूविंग इनटू द सॉइल इज कॉल्ड एज द इनफिल्ट्रेशन रेट। तो जो भी पानी इन्फिल्ट्रेट करके अंदर जाता है तो उसमें दो टाइप का मूवमेंट होता है। यहाँ पर दो डायरेक्शन होता है वाटर का। एक तो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो जो 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 पार्ट ऑफ द वाटर वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करके पार्ट पड़ता है ग्राउंड वाटर का या बेस फ्लो का, उसको अपन बोलते हैं डीप पर्कुलेशन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, वही डीप पर्कुलेशन होगा। जो सीपेज होता है तो कुछ वाटर क्या होता है कि लेटरली मूव करता है। ठीक है, तो आपने सुने होंगे जैसे कोई रिजर्वायर में या कैनाल में सीपेज होता है, तो सीपेज हमेशा उसके साइड से होता है। साइड्स में इस कारण से होता है क्योंकि उसका लेटरल मूवमेंट होता है और लेटरली मूव करके वो किसी भी रिजर्वायर में या फिर कहीं भी मूवमेंट होता है उसका, तो जहां जहां लेटरल मूवमेंट होता है अपन उसको बोलते हैं सीपेज फ्लो। तो ये बेसिक डिफरेंस है सीपेज फ्लो में और डीप पर्कुलेशन में। ठीक है, तो अपन ये देखे थे इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ मूविंग द वाटर इनटू द सॉइल इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, द रेट एट विच इट इज मूव इनटू द सॉइल इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन रेट। और डीप पर्कुलेशन और सीपेज ये दोनों का फिनोमिना कि पार्ट ऑफ द वाटर विच इज वर्टिकली गोइंग डाउनवर्ड एंड मीट टू द ग्राउंड वाटर विच इज नोन एज द डीप पर्कुलेशन एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ द वाटर इज नोन एज द सीपेज फ्लो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को याद आया था लेटरल फ्लो और डीप पर्कुलेशन के लिए, कि मैं अपने प्रोजेक्ट एरिया में था। तो यूजुअली हमारे प्रोजेक्ट एरिया में चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हुआ क्या था एक बार कि एक कोई पर्टिकुलर गांव था जिसमें काफी सालों से शिकायत थी कि वहां पर जो ग्राउंड वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है। तो लोगों को कुछ चक्कर वगैरह या फिर कुछ दूसरी तकलीफें आ रही थी। और उसी में फार्मर्स भी ये कह रहे थे कि वहां पर जो पानी के कारण है, जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो रिड्यूस हो रहा है। तो काफी सालों तक वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पीएचईडी ने, इवन सेंट्रल एजेंसीज को भी बुलाया कि भाई इसका पानी का चेक करें। एक बहुत छोटे एरिया में था ये, इन्फ्लुएंस था। तो वहां पर एजेंसीज को बुलाया, चेक किए, तो एक एक पर्टिकुलरली कंपोनेंट कोई ज्यादा था पानी में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो वो कंपोनेंट ज्यादा हो रहा था, बट उसका मेडिकल डिपार्टमेंट से और दूसरे डिपार्टमेंट से चेक कराए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए था जो हेल्थ में या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है, तो वो चीजें रिजॉल्व नहीं हो रही थी। वो प्रोजेक्ट एरिया था मेरा। तो उसमें हुआ क्या था कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई एक ट्रेन है, ठीक है, अगर ये एक कोई ड्रेन पे मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा था, ठीक है, तो यूजुअली हमारा होता क्या है कि जहां भी हम चेक डैम पे कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसका सरफेस वाटर वहां पर हार्वेस्ट होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे यहाँ पर कहीं एनीकट का कंस्ट्रक्शन हम करा रहे थे तो यहाँ पर जो उसका सबमर्जेंस एरिया में है उसमें सरफेस जो वाटर है वो सबमर्ज था। ठीक है, धीरे धीरे वो डीप पर्कुलेट होता है। तो चेक डैम्स की प्रॉपर्टीज होती है कि उसका जो पानी है वो रिफ्लेक्ट करता है नियर बाई जो वेल्स होते हैं, जो इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, जो नियर बाई फार्मर्स उनके वेल्स में। तो बहुत टाइम के बाद में इसका रिफ्लेक्शन होता है उन वेल्स में। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर ग्राउंड वाटर की प्रोफाइल अपन देखें, ठीक है, ग्राउंड वाटर की प्रोफाइल अगर अपन देखें तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर मेरा ये ड्रेन है और यहाँ पर मेरा ये कैनिकट बना हुआ है और यहाँ पर कोई वेल है, ठीक है, तो डेप्थ की अगर अपन प्रोफाइल देखें तो इसका मूवमेंट जो होता है ना, जैसे ये एनिकट के कारण ये पानी सबमर्ज्ड है, तो ये जो पहले पार्ट बनेगा ग्राउंड वाटर का, ठीक है, देन वेल की अगर प्रोफाइल अपन देखें, इस तरह की इसकी प्रोफाइल होती है।
ठीक है। तो वेल की प्रोफाइल होती है इस तरीके से। तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो यूजुअली होता है नीचे से, ठीक है। तो एनीकट में सबसे पहले पानी जो है, या चेक डैम में सबसे पहले पानी बेस फ्लो को कंट्रीब्यूट करेगा, ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट करेगा, देन ये मूव होता है वेल्स में। तो ये मूवमेंट जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। डार्चिस ने इसको डिफाइन किया था, इसके मूवमेंट को, सैचुरेटेड वाटर में वाटर मूवमेंट को कोई भी सॉइल मीडियम में। तो ये मूवमेंट होता बहुत स्लो होता है यूजुअली। इसको कई बार तो कई वीक्स, कई मंथ्स और बोले तो कई ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, इसके इम्पैक्ट को दिखने के लिए। इसका तुरंत इम्पैक्ट नहीं दिखता है। ग्राउंड वाटर के पर्सपेक्टिव से बात करूं मैं, तो हुआ क्या था कि वहां किसी प्रोजेक्ट एरिया में, उस एरिया में जहां पर ये प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर एक एनीकट कंस्ट्रक्ट करवाया था मैंने, नियर बाई वेल्स थे। प्रॉब्लम वहां पर सिमिलर थी, जो काफी सालों से वो वहां के लोकल के लोग बता रहे थे कि वहां का जो पानी है वो पॉइजनस है एग्रीकल्चर पर्पज से और दूसरे पर्पज से। तो हुआ क्या था कि यहाँ पर सरफेस वाटर सबमर्ज था। अच्छा, वहां पर जो सॉइल मीडिया था ना वो स्टोनी था, ठीक है। तो अपन आगे एक्वीफर्स में पढ़ेंगे कि कभी कभी होता क्या है कि जो मूवमेंट होता है मीडिया में, ठीक है, सॉइल मीडिया में जो मूवमेंट होता है वो क्रैक्स के कारण भी होता है। अगर वहां पर पत्थर है, वहां स्टोन्स हैं, तो स्टोन्स में तो आपको पता है कि कोई मूवमेंट होगा नहीं। बट स्टोन्स में क्या होता है कि जहां जहां भी बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं, वो क्रैक्स जो है वो रैपिड मूवमेंट करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर सॉइल मीडिया। जैसे वहां पर क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, तो उसके कंपैरिजन में अगर वहां पर क्रैक्स हैं अगर, तो वो क्रैक्स से जो पानी है वो बहुत तेजी से फ्लो होता है। तो एक कोइंसिडेंस बोलना चाहिए, तो यहाँ पर एक कोई शायद बेस में कोई क्रैक मिल गया था, और क्रैक के कारण वहां पर जो वेल्स हैं वहां रैपिडली, जैसे कंस्ट्रक्शन किए थे उसके 1-1.5 महीने बाद ही कोई क्रैक कोइंसिडेंटली वहां मिल गया, और वो उसने अपना पैसेज बनाते हुए पानी जो है वो उस वेल में कंट्रीब्यूट करने लगे। और धीरे धीरे हुआ क्या कि एक ड्रास्टिकली चेंज आया, उसको रियलाइज भी हुआ, और उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो ये बात वहां पर वायरल हो गई। तो वहां के लोगों ने बहुत डिमांड करी कि मुझे हमें हमारे खेतों के आसपास भी चेक डैम्स बनाए। तो और वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को बहुत प्रमोट किया। तो ये एक एग्जांपल था लेटरल फ्लो और डीप सर्कुलेशन का, ठीक है। तो ये दो टाइप का फिनोमेना होता है अपने पास। अब नेक्स्ट अपने पास है इनफिल्ट्रेशन रेट के बारे में, ठीक है। तो अपन ने पहले भी ये लेक्चर में डिस्कस किए थे, इनफिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। इनिशियली एट द इनिशियल टाइम ऑफ द स्टॉर्म ये हाईएस्ट होता है, देन विद द टाइम ये डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर अपन ये बोले कि एट द इनिशियल ऑफ द स्टॉर्म कोई इन्फिल्ट्रेशन रेट मैक्सिमम था, इसके पीक पे था, ठीक है। ये टाइम के साथ डिक्रीज हुआ और इसने कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लिया, जिसको अपन बोलते हैं बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट, जो कि अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे। तो अपन ये चीज बोल सकते हैं कि सबसे पहले ये रीजन जानते हैं कि डिक्रीज क्यों हो रहा है। इसका डिस्कशन अपन ने पहले भी किए थे, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले रेन ड्रॉप इम्पैक्ट के कारण होता क्या है कि जब भी बारिश होती है, जब भी रेनफॉल होती है, तो उसके जो वाटर पार्टिकल्स है, रेन ड्रॉप पार्टिकल्स है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत हाई वेलोसिटी से वो इम्पैक्ट करते हैं सरफेस पे। तो होता क्या है कि वहां पर जब भी सॉइल पार्टिकल्स हैं, उसके इम्पैक्ट से सॉइल पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, और उस पानी के साथ वो वॉश आउट हो जाते हैं, साथ घुल जाते हैं, और वो छोटे छोटे पोर्स जो रहते हैं सरफेस पे, सॉइल पे, जिसपे वाटर मूव करता है, उसको क्लॉग कर देते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि इनिशियली ये इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे रेन ड्रॉप इम्पैक्ट पड़ता है, ये क्लॉगिंग ज्यादा होती है, क्लॉगिंग के कारण रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन डाउन होता है, ठीक है। सेकंड है सॉइल गेट सैचुरेटेड आफ्टर सम टाइम। आपको पता है, अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे कि इनिशियल एब्स्ट्रक्शन और दूसरे एब्स्ट्रक्शंस पूरे हो जाते हैं, देन जो पानी है वो इन्फिल्ट्रेट होता है। इन्फिल्ट्रेशन के बाद में अगर वो सैचुरेशन हो जाता है, देन वो रन ऑफ को जनरेट करता है, ठीक है। तो एक बार सैचुरेशन हो गया, मैक्सिमम कैपेसिटी पे सॉइल पहुंच गई, तो वहां पर फिर मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसलिए वहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन रेट अपना है वो मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है और कांस्टेंट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो इस कंडीशन पे अपन ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ आगे जाएगा और ये जो है ये सैचुरेशन पे पहुंच गया है, ठीक है। वहां पर पूरा पानी सैचुरेट हो गया है उस सॉइल के लिए, तो ये अपन बोल सकते हैं सैचुरेशन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन का, वो सैचुरेशन स्टेट में हो रहा है, ये क्लियर हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है आगे वाला, यहां पर अपन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का यूज करके अपन इन्फिल्ट्रेशन रेट निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसने डिफाइन किया था? डार्चिस लॉ ने। तो डार्चिस लॉ की लिमिटिंग कंडीशन ये थी कि
डिफाइन जो किए थे उन्होंने सैचुरेटेड सॉइल पे डिफाइन किए थे, और सैचुरेटेड सॉइल पे जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है उसी को उन्होंने बोले थे कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और एक डिफाइंड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अपन इस केस में, सैचुरेशन वाले केस में, सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके अपन इजीली इन्फिल्ट्रेशन रेट निकाल सकते हैं। बट दिक्कत क्या आती है इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में जो सॉइल है वो अनसैचुरेटेड होती है। आपको पता है कि जो डिक्रीज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि एक तो कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, और उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है उसके मॉइस्चर कंटेंट पे। तो अल्टीमेटली अपन ये बोले कि ये वाला जो रीजन है इसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी द फंक्शन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। क्या मॉइस्चर कंटेंट है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा मॉइस्चर कंटेंट, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट भी रिड्यूस हो रहा। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इट गेट्स सैचुरेटेड, देन सैचुरेशन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी विल बी इट्स इन्फिल्ट्रेशन रेट। ओके, तो अपन जितनी भी चर्चा करेंगे अभी इसी केस पे करेंगे कि ये जो अनसैचुरेटेड जोन पे है उस पर अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट सॉइल्स के लिए बताया है इसमें कि डिफरेंट सॉइल्स के लिए क्या क्या होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे फाइन सैंड है उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, रैपिड मूवमेंट होता है वाटर का फाइन सैंड में, इसलिए उसका जो इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा होता है, उसका बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा होता है, और ये जो कर्व है उसका ट्रेंड लगभग सब सॉइल के लिए सेम होता है। ठीक है, ट्रेंड जो है वो समवॉट, अगर टेक्सचरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सॉइल का देखें तो समवॉट सबका जो कर्व का जो ट्रेंड है वो लगभग सेम सिमिलर होता है, बट उनकी वैल्यूज जो है वो डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल। जैसे सैंड के लिए हाई होता है, देन हाईएस्ट होता है, सैंडी लोम के लिए सम मिडिल कोई वैल्यू होती है, देन सिल्ट लोम के लिए उसके नीचे की वैल्यू होती है। अगर क्ले की बात करें तो क्ले का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट मिनिमम होगा, ओके, और बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट भी इसका सबसे कम होगा। तो ये है अपने पास कुछ चैलेंजेस जो बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि अपन को इन्फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालना है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कुछ जोन्स के बारे में। तो आपने देखे होंगे जब भी रेनफॉल होती है सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे रेनफॉल होने के बाद में जो मॉइस्चर है, ऐसा नहीं है कि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो ऊपर से नीचे तक लेकर एकदम सेम होगा। ठीक है, तो एक एक ये एक जोन्स बनाती है, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जोन्स बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है ये जिसपे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट जोन्स बनते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जोन है वो होता है सैचुरेटेड जोन। ठीक है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ये होता है सैचुरेटेड जोन, मतलब ये टॉप मोस्ट सॉइल है जो परफेक्टली सैचुरेटेड है मतलब उसके मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट में है वो, क्योंकि जितना भी एडिशनल वाटर आ रहा है वो वाटर या तो डीप परकोलेट हो रहा है या फिर वो वाटर जा रहा है रन ऑफ को, तो वहां की सॉइल है वो परफेक्टली सैचुरेटेड है एट इट्स मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैरेलल में अपन ग्राफ भी समझते हैं कि अगर अपन एक छोटा सा ग्राफ जनरेट करें, मान लीजिए कि यहाँ पर अपन लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू और यहाँ पर अपन लेते हैं डेप्थ की वैल्यू, तो डी वर्सेस थीटा के ऊपर अपन ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा एस में है, मतलब मैक्सिमम सैचुरेशन कैपेसिटी में है। ठीक है, और इनिशियल क्या था इसका मॉइस्चर कंटेंट, वो था थीटा। ठीक है, तो टॉप मोस्ट जो सॉइल है वो सैचुरेशन पे, मतलब मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, देन इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है विद डेप्थ डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के बाद एक सम पॉइंट ऑफ डेप्थ पे क्या होता है कि इसमें एक शार्प चेंज आता है। ठीक है, वहां पर जो सॉइल है वो शार्पली उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो चेंज होके उसके इनिशियल सॉइल मॉइस्चर पे आ जाता है। ठीक है, तो इसके आगे अपन बोल सकते हैं कि इसके आगे की जो डेप्थ की सॉइल है यहाँ पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है प्रेसिपिटेशन का, जो अफेक्ट हो रहा है वो इसी जोन में हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट जोन्स इसमें कंसीडर करते हैं अपन। सबसे पहले इस जोन को जहां पर सॉइल सैचुरेशन पे होती है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड जोन। ठीक है, मिडिल वाले पोर्शंस को बोलते हैं ट्रांसमिशन जोन, और जिस पॉइंट ऑफ डेप्थ पे एक शार्प चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज होके वो इनिशियल ये एक ट्रेंड होता है, हर एक सॉइल में से ऐसा ट्रेंड होता है, तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर एक शार्प चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं अपन वेटिंग जोन। तो ट्रांसमिशन जोन के नीचे बनता है ये वाला सेक्शन है, वो है वेटिंग जोन का। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं ये वाला जो है ये होता है वेटिंग जोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो उसके इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट पे आ जाती है, और बियॉन्ड द वेटिंग जोन देयर विल बी द नो अफेक्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और इसके बीच का जो जोन है वो होता है ट्रांसमिशन जोन। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन जोन और वेटिंग जोन ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड जोन, और सबसे ऊपर होता है सैचुरेटेड जोन। ठीक है, ये सभी डिफरेंट सॉइल्स के लिए ये जो ट्रेंड है लगभग सिमिलर होता है, डेप्थ वेरी करती है। जैसे सैंडी में जो होगा वो सैचुरेशन जो होगा क्या कहते हैं वो काफी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन जोन और उसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर सॉइल्स। ओके, तो सॉइल्स के हिसाब से ये वेरी करता है ग्राफ,
ठीक है, डेप्थ जो है वो वेरी करती है, बट जो ट्रेंड है ट्रांसमिशन जोन का, सैचुरेशन जोन का, वेटिंग जोन का, वो लगभग सिमिलर होता है। सो अपन ने ये डिफरेंट जोन्स के बारे में देखे थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि आपको बताया था मैंने, ये होता है ट्रांजिशन जोन और वेटिंग जोन, जिसको बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड जोन। ठीक है, तो अपन जितना भी कैलकुलेशन करेंगे, जितने भी इक्वेशंस डेवलप की हैं, वो फाइंड आउट की हैं इस इन्फिल्ट्रेशन इस रीजन पे इन्फिल्ट्रेशन रेट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सैचुरेटेड में अपन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डार्चिस लॉ का यूज करके अपन निकाल सकते हैं, बट इस जोन में अपने पास डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड है वो लीनियर नहीं होता, जो मॉइस्चर कंटेंट ये ड्रॉप हो रहा है वो लीनियर नहीं है, तो उसको आइडियलाइज करना, उसको डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और दूसरी इक्वेशंस को डेवलप करना पड़ा था इसमें, तो इसलिए इसमें डिफिकल्टी होती है। सेम केस अपन ने इस ग्राफ में भी देखे थे कि ये जो जोन है यहाँ पर, ये अनसैचुरेटेड होती है यहाँ सॉइल, इसलिए इस अनसैचुरेशन के कारण में जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन होता है, तो इसलिए कैलकुलेशन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है अपने पास हाउ टू यूज द इन्फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले सिंपल डिवाइसेस का अपन यूज करके, जिनको बोलते हैं इन्फिल्ट्रोमीटर डिवाइसेस। तो इन्फ्लोमीटर्स आर द सिंपल डिवाइसेस विच आर यूज टू मेजर द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, इन अ फील्ड। ओके, तो सिंपल एक ये रोल्ड शीट्स होती हैं, इसको अपन सॉइल के अंदर या ग्राउंड के अंदर ड्रिवन करते हैं, ठीक है। इस सॉइल में ड्रिवन करने के बाद में इसके डायमेंशन होते हैं 50 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, अबव द ग्राउंड सरफेस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब इसमें वाटर अपन जो सरफेस के ऊपर है उसके ऊपर पोर करते हैं वाटर, देन विद टाइम ये जो वाटर है वो इन्फिल्ट्रेट होता है। तो अपन को टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर पता चल गई। क्वांटिटी कैसे पता चल गई? डेप्थ से, ठीक है। तो इनिशियली जैसे 5 सेंटीमीटर डेप्थ में अपन रखे हैं, तो वो रिड्यूस हो रहा है 3 सेंटीमीटर तक, ठीक है। मतलब इसमें 2 सेंटीमीटर जो वाटर है वो इन्फिल्ट्रेट कर गया है। अपन टाइम नोट करते कितने टाइम में होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर वो 4 मिनट या 5 मिनट में हुआ तो उसका जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा 2/5 होगा, ठीक है। तो ये सिंपल मेजरमेंट होता है जिससे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें ड्रॉबैक क्या होता है इस सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में? इसमें ड्रॉबैक क्या होता है? लेटरल फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाला फिनोमेना कि आपको मैंने बताया था कि वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है और कुछ वाटर जो है वो लेटरली मूव करता है इसकी एजेस से, ठीक है। तो होता क्या है कि अपन जो मेजरमेंट कर रहे हैं इस एरिया के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं, और यहाँ जो नीचे फ्लो हो रहा है वो एरिया ऑफ द फ्लो बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है कि टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर विल नॉट इक्वल टू द एरिया ऑफ द फ्लो, ठीक है। तो इसलिए ये एक प्रिसाइज वैल्यू अपन को, प्रिसाइज रीडिंग अपन को प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसी का ड्रॉबैक को दूर करने के लिए अपन डबल रिंग इन्फ्लोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो डबल रिंग इन्फ्लोमीटर में क्या होता है, 2 सिलेंडर्स होते हैं, 2 रोल्ड शीट होती हैं, जिसको एक को बोलते हैं आउटर सिलेंडर, एक को बोलते हैं इनर सिलेंडर, ठीक है। इसको भी ड्रिवन करते हैं। ये डायमेंशन जो है वो वेरी करते हैं, ये एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं है। इसको भी इसको सरफेस में सॉइल में ड्रिवन करते हैं अंदर, और देन इसको अपन सेम जो प्रोसीजर है सिंगल रिंग इन्फ्लोमीटर के साथ में, देन इसको डबल में अपन यूज करते हैं, ठीक है। उसी को अपन रिपीट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फील्ड में एक इन्फिल्ट्रोमीटर है, तो इसमें 2 आउटर सिलेंडर होता है, इनर सिलेंडर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक मेजरिंग गेज होता है। डिफरेंस क्या होता है कि सबसे पहले ये आउटर जो सिलेंडर है इसमें अपन पानी को पोर करते हैं और थोड़ा टाइम वेट करते हैं, जिस कारण से क्या है कि पानी जो है अपनी वर्टिकल मूवमेंट के कारण यहाँ एक प्रोफाइल बना देता है, ठीक है। देन अपन जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। देन अपन इनर सिलेंडर में पानी को फिल करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है, क्योंकि इस पानी के कारण यहाँ पर इन्हें एक प्रोफाइल जनरेट कर दिया है आउटर लेयर में। जो ये बीच वाली वाटर है इसको रेस्ट्रिक्ट करता है लेटरली मूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो अपन को जो रीडिंग मिलती है वो समवॉट एग्जैक्ट मिलती है जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट की, ठीक है। प्रोसीजर सेम होता है कि जितना भी डेप्थ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर यूनिट टाइम, वो अपने को रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। इसमें एडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहले ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है लेटरल मूवमेंट को कारण, इसलिए ये थोड़ा समवॉट प्रिसाइज है एज कंपेयर टू द सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। डिसएडवांटेजेस क्या है कि डज नॉट सिमुलेट विद द रेनफॉल। तो आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रेन ऑफ इम्पैक्ट होते हैं वो इन्फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो उस चीज को ये सिमुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। रेन ड्रॉप इम्पैक्ट इसमें हो नहीं रही, इसमें पानी को अपन पोर कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इसको जब ड्राइव करते हैं तो इसको हैमर्ड होता है ये,
तो सिलेंडर्स होते हैं, रिंग होती है, उसको हैमर से अपन इम्पैक्ट से अंदर डाइव करते हैं। तो उस कारण से जो अपना जिसकी अपन को रीडिंग लेना जिस सॉइल की, उसका अरेंजमेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इस कारण से इसकी रीडिंग जो है वो सही नहीं आती है, प्रिसाइज नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखा है आपको कि रेन ड्रॉप इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट होने के बाद जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो पहले तो डिटैच हो जाते हैं, देन इस वाटर के साथ ये वॉश हो जाते हैं, वॉश होके ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होके ये जो क्लॉक्स हैं अंदर जिसमें सॉइल मूवमेंट होना है, इन्फिल्ट्रेशन होना है, इसको ऊपर से ये क्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी लेयर बना देते हैं, ठीक है, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट करती है। ओके, तो ये है अपने पास इनफिल्ट्रोमीटर्स। सेकंड है अपने पास रेनफॉल सिमुलेटर्स। ओके, तो रेनफॉल सिमुलेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि अपन ने देखे थे इवोपोरेशन के केसेस में कि अपन ने फील्ड प्लॉट्स का अपन ने यूज किए थे फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इवोपोट्रांसपिरेशन, तो वैसे ही होते हैं रेनफॉल सिमुलेटर्स। तो इसमें क्या होता है कि एक एरिया होता है यूजुअली 4x2 मीटर का, 4 मीटर लेंथ एंड 2 मीटर विड्थ का, और इसके ऊपर कुछ नोजल्स लगे होते हैं। ठीक है, नोजल्स लगे रहते हैं एट द 2 मीटर हाइट में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक अपने पास स्टडी एरिया है जिसके ऊपर ये नोजल्स इंस्टॉल किए हैं। तो सिंपल वाटर बजट इक्वेशन है ये कि अपन टोटल प्रेसिपिटेशन अपन को पता है कितना हो रहा है, टोटल अपन नोजल से प्रोवाइड कर रहे हैं इरिगेशन वो अपन को पता है, देन अपन इसका रन ऑफ जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस स्टडी एरिया से। तो अपन सिंपल रिलेशनशिप का, वाटर बजट के रिलेशनशिप का यूज करके अपन निकाल सकते हैं कि हाउ मच वाटर इज इन्फिल्ट्रेटेड इनटू द सॉइल। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू होगा P, दैट इज द प्रेसिपिटेशन, प्लस N, दैट इज द वाटर विच इज अप्लाइड थ्रू द नोजल। ओके, एक फिक्स रेट से अप्लाई करते हैं, और R जो कि कैलकुलेट कर रहे हैं अपन रन ऑफ का। तो इसको प्रेफर करते हैं यूजुअली इन्फिल्ट्रोमीटर का, क्योंकि ये एग्जैक्ट रीडिंग देता है, एक्चुअल रीडिंग देता है फील्ड की। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इस सिमुलेट द रेन ड्रॉप इम्पैक्ट। ओके, तो ये जो रेन ड्रॉप इम्पैक्ट है इसको सिमुलेट कर रहा है क्योंकि 2 मीटर हाइट में है, तो समवॉट ये उसको कंसीडर कर रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट भी बहुत एक्सपेंसिव होता है ये, और टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि कभी कभी इसमें डेज, वीक्स, इवन कभी मंथ्स भी लग जाते हैं इसके मेजरमेंट्स के लिए, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में इक्वेशंस, जिसको बोलते हैं अपन इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो अपन ने इन्फिल्ट्रोमीटर्स के ड्रॉबैक्स देख लिए, उसको दूर करने के लिए अपन ने फील्ड प्लॉट्स का यूज किए, उसके ड्रॉबैक्स अपन ने देख लिए, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपन ने इक्वेशंस को डेवलप किए। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशंस को। तो इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशंस को आपको मैंने पहले भी इस बारे में बताया था, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपन डिस्कस किए थे। तो व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट व्हिच ऑफ द इट्स सॉइल प्रॉपर्टी एंड व्हिच अलाउज द वाटर टू मूव थ्रू इट एट अ मैक्सिमम रेट। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कुछ नहीं है, एक मैक्सिमम रेट होता है जो सॉइल उसको अलाउ करती है उसके थ्रू मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वो मैक्सिमम है। ठीक है, जितना भी वो मैक्सिमम अचीव कर सकता है। तो अपन ने एक सिंपल अगर ग्राफ बनाए, अच्छा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन रेट है, तो मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन रेट का जो ट्रेंड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का भी वो होगा क्योंकि दोनों रेट है। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डिक्रीज होती है स्टॉर्म के टाइम में, रेनफॉल के टाइम में। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर पहले भी अपन डिस्कस किए थे कि अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, इंटेंसिटी भी एक रेट हो गया, अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो अचीव कर लेगा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे इस टाइम पे अपन को ये पता है ये हाइटोग्राफ है, ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना ये हाइटोग्राफ है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कितने इंटेंसिटी से आया है, तो ये अपन को हाइटोग्राफ बता रहे हैं, और उसी ग्राफ में अपन ने इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को भी बताया। तो अगर अपन बात कर लेते हैं कि ये हाइटोग्राफ की इंटेंसिटी थी, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर अपन देखें इस पॉइंट पे अगर इसको मिल रहा है ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के, तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो FCT, यहाँ FC0 जो है वो इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, और FC इंफिनिटी जो है बेसिक इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, या जब वो कांस्टेंट हो गई इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी उसको बोलते हैं अपन FC इंफिनिटी। एक पर्टिकुलर टाइम में इसको बोलेंगे अपन ये है FCT। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर अपन को उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट निकालना हो तो वो इक्वल टू होगा FCT के। ठीक है, ये आप सिंपल बोले अपन FC के। तो इसके ऊपर जो वाटर जा रहा है वो जा रहा है रन ऑफ में, क्योंकि अगर मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव हो गई है,
ठीक है, किसी भी सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव हो गई है, तो उससे ज्यादा जो वाटर जा रहा है वो सैचुरेशन तक पहुंच गया एक प्रकार से। अगर वो सैचुरेशन तक पहुंच गया तो जो भी एडिशनल वाटर जा रहा है वो रन ऑफ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो वाटर है ये रन ऑफ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई भी हाइड्रोग्राफ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कभी इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये इसको कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस केसेस में इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी इक्वल टू द आई, दैट इज द एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो जितनी भी इक्वेशंस डेवलप हुई हैं वो हुई है एफसी के लिए। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अचीव हो गया है तो उसके लिए हुई है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से नीचे है अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट, तो उसके लिए फाइंड आउट अपन इन इक्वेशंस का यूज करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है इसी कंसेप्ट के ऊपर, पहली इक्वेशन जो है वो है अपने पास हॉर्टन्स इक्वेशन। हॉर्टन्स इक्वेशन क्या बोलती है, FCT दैट इज द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम t विल बी इक्वल टू FC इंफिनिटी दैट इज द कांस्टेंट फील्ड कैपेसिटी FC0 माइनस FCT e टू पावर माइनस KT। ठीक है, तो यहाँ पर FCT है अपने पास इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम t, FC इंफिनिटी है अपने पास कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो कांस्टेंट वैल्यू अचीव किया है, FC0 इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, KF इज द फैक्टर व्हिच इज डिपेंड अपॉन द सॉइल टाइप एंड परमेबिलिटी। एक्चुअली क्या है, ये जो K है वो प्रेजेंट करता है कि कितने जल्दी ये जो ग्राफ है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट दिस ग्राफ इज रिड्यूसिंग विद टाइम, तो ये जो K फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली वो KF की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस टाइप की सॉइल है और किस टाइप की उसकी परमेबिलिटी है। ठीक है, T इज द टाइम ड्यूरेशन। ओके, ये ड्यूरेशन जो है ये होता है T। तो अपन इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं हॉर्टन्स इक्वेशन से FC इंफिनिटी। सेम है अपने पास फिलिप्स इक्वेशन, फिलिप्स इक्वेशन में भी लगभग सेम है, बट इस रिड्यूस की द पैरामीटर दैट इज द इसको बोलते हैं सॉर्प्टिविटी। ठीक है, और इस केस में जो FC इंफिनिटी होती है वो होती है सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जो कि अपन ने पहले डिस्कस किए थे कि सैचुरेशन हो जाता है, सैचुरेशन के बाद में जो उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के बराबर होता है। थर्ड इक्वेशन अपने पास में मॉडल है जिसको बोलते हैं अपन ग्रीन एम्प्ट मॉडल। ठीक है, तो अपन ने पहले ये देखे थे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के जोन्स होते हैं, ये इस टाइप का, अगर मान ले कि ये वाटर कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, इस टाइप से चेंज हो रहे हैं। तो अपन ने देखे थे ये जो शार्प चेंज होता है ये वेटिंग फ्रंट होता है। तो इसने इनमें इस मॉडल में क्या है कि आइडियलाइज किए थे कि ये जो नॉन लीनियर पार्ट है, ठीक है, ये जो कर्व है ये नॉन लीनियर है, तो इसको इनने एक आइडियलाइज किए थे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो जितना भी मूवमेंट हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन का वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जो अपन बोले थे ट्रांसमिशन जोन और सैचुरेटेड जोन, बिलो इसके कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा प्रेसिपिटेशन के, जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो इस अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड जोन में हो रहा है। ठीक है, और बेसिकली अनसैचुरेटेड जोन को अपन को कंसीडर करना है। तो इस जोन को इनने रेक्टेंगुलर पार्ट में ले लिया, तो एक सिंपल रिलेशनशिप जनरेट किए थे, Z दैट इज द डेप्थ मल्टीप्लाई बाय द डेल थीटा, डिफरेंस इन थीटा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अपने पास z है और y एक्सिस में अपने पास z है और x एक्सिस में अपने पास डिफरेंस इन, तो जो भी डिफरेंस हो रहा है मॉइस्चर का, इनिशियल सॉइल मॉइस्चर का और सैचुरेटेड मॉइस्चर का, वो होता है डेल थीटा इक्वल टू द इन्फिल्ट्रेशन मल्टीप्लाई बाय द टाइम। ठीक है, तो इससे अपन इजीली निकाल सकते हैं कि उसमें कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये थोड़ी आइडियलाइज कंडीशन है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये इक्वेशंस तो ठीक है बट इनके अप्रोचेस सही है, बट दिक्कत क्या होती है इनके पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे इस केस में इन लोग आइडियलाइज किए थे, तो इसमें जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जैसे z की वैल्यू निकालना, डिफरेंस जोन्स में थीटा की वैल्यू निकालना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे ही यहाँ फिलिप्स इक्वेशन में सॉर्प्टिविटी का जो मेजरमेंट है वो अपन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। देन FC इंफिनिटी, FCT और FC0 इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए अपन यूज करते हैं इंडिसेस। ठीक है, तो इंडिसेस होते क्या है अपन अब देखते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स अगर आपको मैं डेफिनेशन के बताऊं तो इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स शोइंग द एवरेज लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन के फिनोमिना में जो भी वाटर एवरेज लॉस होता है, ठीक है, उसका एवरेज निकालते हैं कि एवरेज इतना लॉस हुआ वाटर का थ्रू द इन्फिल्ट्रेशन, उसको बोलते हैं अपन इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। एक्चुअली उसको बोलते हैं अपन, इसको फाइंड आउट करने का तरीका है वो अप्रोच है, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल अगर अपने पास ये आप देख रहे हैं कि एक अपने पास हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, इसमें अपने पास इन्फिल्ट्रेशन रेट वर्सेस टाइम का अपने पास हाइड्रोग्राफ है। अगर अपन ये फाइंड आउट कर ले, अपने को ये पता चल जाएगा इस हाइड्रोग्राफ से कि कितने डेप्थ ऑफ द रेनफॉल है। सिंपली अगर अपन इन्फिल्ट्रेशन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, उसको सम अप कर देंगे तो टोटल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल हो जाएगी। अगर अपन को ये पता चल जाए कि कितना रन ऑफ है,
ठीक है, तो अगर रेनफॉल से रन ऑफ को माइनस कर दें तो जो बीच वाला पार्ट है वो या तो इनिशियल एब्स्ट्रैक्शंस में जा रहा है या इन्फिल्ट्रेशन में जा रहा है। फॉर कंसीडर कर लेते हैं कि ये पूरा पार्ट है वो इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। ओके, तो अगर अपने पास अपन को किसी तरीके से अगर अपन को रन ऑफ पता है डेप्थ में और रन ऑफ को माइनस करते हैं अपन रेनफॉल से। फॉर एन एग्जांपल कि इस हाइड्रोग्राफ से अपन को ये समझ में आ गया कि 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है, ठीक है, और अपने पास रन ऑफ कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर डेप्थ में। तो अपन इस 5 सेंटीमीटर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे इस लाइन को कि ये इसका जो टोटल एरिया है, इस लाइन को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसका जो टोटल एरिया, ये एरिया अल्टीमेटली डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम विल बी इक्वल टू द डेप्थ। तो इस लाइन को अपन ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर के, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन ऑफ एंड द रेनफॉल। ओके, होता क्या है, ये भी एक आइडियलाइज कंडीशन है, तो अपन इसको आइडियलाइज इस तरीके से करते हैं जैसे आपने मैंने बताया था कि इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो एट स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल, स्टार्ट ऑफ द स्टॉर्म हाईएस्ट होता है, देन ये रिड्यूस होता है। तो इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन रेट का जो है वो ट्रेंड होता है। बट अपन इसको आइडियलाइज कर रहे हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द रेनफॉल, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द रेनफॉल ये है जो कांस्टेंट है। तो अपन इसको आइडियलाइज कर रहे हैं कि एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो इनिशियली और फाइनली जो उनने एक जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो वाटर लॉस हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन के जो रेट है, वो इनिशियल से लेकर फाइनल ऑफ द स्टॉर्म एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन कर रहा है। जो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, उसकी एवरेज वैल्यू होगी, ठीक है, कोई भी अगर कोई मैक्सिमम मिनिमम है तो उसकी एवरेज वैल्यू उसकी कांस्टेंट होगी उस पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, तो अपन ने यहाँ पर आइडियलाइज किए कि ये कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है इन्फिल्ट्रेशन रेट, और ये आइडियलाइज को कर रहे हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अपन को क्या है, इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस अपन सिंपली बोल सकते हैं कि द एरिया अंडर दिस रेक्टेंगुलर विल बी इक्वल टू द एवरेज लॉसेस ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन। एवरेज क्यों यूज किए हैं, क्योंकि इसको अपन आइडियलाइज किए एक कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस आर द एवरेज लॉसेस ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन। प्रोसीजर क्या है इसका, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन हाइड्रोग्राफ का यूज करके रन ऑफ डेप्थ निकालते हैं। हाइड्रोग्राफ अपन आगे देखेंगे, जैसे हाइड्रोग्राफ होते हैं दैट इज रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, वैसे ही हाइड्रोग्राफ होते हैं रन ऑफ रेट वर्सेस टाइम, ठीक है, दोनों अपन को रेट वर्सेस टाइम के उसमें मिलता है। तो हाइड्रोग्राफ से अपन टोटल डेप्थ निकाल सकते हैं, कितना डेप्थ ऑफ द रेनफॉल रन ऑफ जनरेट हो रहा है। हाइड्रोग्राफ से अपन टोटल रेनफॉल डेप्थ निकाल सकते हैं, रेनफॉल माइनस रन ऑफ करेंगे तो अपन को मिलेगा इन्फिल्ट्रेशन क्वांटिटी, और इस वैल्यू को अपन डिवाइड करते हैं इफेक्टिव टाइम पीरियड से, इफेक्टिव रेनफॉल टाइम से। इफेक्टिव रेनफॉल टाइम क्या होता है कि इफेक्टिव रेनफॉल टाइम का क्या होता है कि जब जैसे सभी एब्स्ट्रैक्शन सैचुरेशन हो जाता है, ठीक है, सभी एब्स्ट्रैक्शन पूरे हो जाते हैं, देन रन ऑफ जनरेट हो रहा है। तो रन ऑफ जनरेट स्टार्ट से लेकर एंड तक जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव टाइम पीरियड। मतलब जिस टाइम पीरियड में रन ऑफ जनरेट हो रहा है या रन ऑफ हो रहा है किसी भी स्टॉर्म में, तो उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 2 घंटे का स्टॉर्म है, ठीक है, और शुरू के आधे घंटे उसमें इंटरसेप्शन लॉसेस, इवोपरेशन लॉसेस सॉरी इनफिल्ट्रेशन और दूसरे लॉसेस होते रहे, और आधा घंटे के बाद में रन ऑफ जनरेट हुआ, तो आधा घंटे से लेकर 2 घंटे तक पूरा रेनफॉल रहा, तो उस 1.5 घंटे के पीरियड को ही अपन बोलेंगे इफेक्टिव टाइम पीरियड, ठीक है, जिसमें रन ऑफ जनरेट हो रहा है। अच्छा, इसको ले क्यों रहे हैं अपन इफेक्टिव टाइम पीरियड को इसमें, क्योंकि अपन जो इसमें रन ऑफ को जो है कैलकुलेट करते हैं सिर्फ इफेक्टिव टाइम पीरियड में, और रेनफॉल को उसको माइनस कर रहे हैं अपन सिर्फ इफेक्टिव टाइम पीरियड में। इस कारण से अपन को इन्फिल्ट्रेशन का कैलकुलेशन है वो भी इफेक्टिव टाइम पीरियड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 तरह के इंडेक्सेस होते हैं, ये होते हैं अपने पास, पहला है फाई इंडेक्स जो कि मोस्ट वाइडली यूज करते हैं, दूसरा डब्ल्यू इंडेक्स, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ, जो अपन ने ऊपर 2 स्टेप में किए थे, अपॉन द इफेक्टिव टाइम पीरियड विल इक्वल टू द इन्फिल्ट्रेशन रेट फाई इंडेक्स के हिसाब से। और डब्ल्यू इंडेक्स में इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन को भी माइनस कर दिए, क्योंकि डब्ल्यू इंडेक्स एक मॉडिफाइड वर्जन था, उनने ये बोला था कि जो एब्स्ट्रैक्शंस हैं वो इन्फिल्ट्रेशन के फॉर्म में हो रहा है, और वो एट द टाइम ऑफ द रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन के फॉर्म में भी हो रहा है, और इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन में भी हो रहा है। बट इसको कैलकुलेशन करना, इसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता, प्रिसाइज नहीं है, इस कारण से डब्ल्यू इंडेक्स को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, फाई इंडेक्स को मोस्ट वाइडली यूज करते हैं, और ये फाई इंडेक्स जो है वो बहुत काफी प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू अपन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है अपने पास एंड ऑफ द लेक्चर 6। तो कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रन ऑफ के बारे में, जिसको मैंने
पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि लेक्चर्स का टाइम बहुत लंबा ना पड़े। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।